जाता है और आप सॉरी मुंबई पुणे और फिर मुंबई गोवा जो है वो करीब करीब यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ के मिलता है। ये इतना दूर नहीं है, थोड़ा पास पास है, ऐसे ऐसे है कुछ। ओके, मोस्टली ये फेमस है बिकॉज ऑफ दी सैंड एंड फन एंड फ्रॉलिक, और पुराने टाइम से फेमस हो गया। ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पोर्चुगीज़ लाइफस्टाइल है गोवा में, तो वो लाइफस्टाइल की वजह से एक सर्टेन टाइप ऑफ फन एटमॉस्फेयर है, इसलिए जो लोग जाते हैं वहाँ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। जो करंट ट्रेंड है वो लोग बीचेस प्रेफर कर रहे हैं, बीचेस प्रेफर कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट पे भी और ईस्ट कोस्ट पे भी। भुवनेश्वर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उधर पुरी का आपने नाम सुना होगा। ये पूरी बेल्ट में उड़ीसा रेंज पे आपको बहुत बीचेस मिलते हैं। आप नीचे जाओगे केरला में बीचेस हैं, और इस तरफ चेन्नई के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे बीचेस मिलते हैं जो धीरे 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 महाबलीपुरम के आसपास वाला पूरा रेंज जो है, आप चेन्नई से लेकर महाबलीपुरम तक अगर कभी गए हो तो ऑलमोस्ट सी के साथ 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 जाते हो, और उसमें बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस लोगों ने ले रखे हैं कई कई एकड़ के, और वो उनका बीच फ्रंट खुलता है और वो पीछे रहते हैं, मतलब पूरा स्प्रेड है। तो बड़े लोगों ने तो ये काम कर दिया, बट जो छोटा इन्वेस्टर है जिसका लाइफस्टाइल अभी बेटर हो रहा है, वो कैसे एंजॉय करे एक सेकंड होम के लिए, ये एक इच्छा बहुत सारे लोगों के मन में है। और ख़ास तौर से यहाँ से ऊपर जो जनता है उसको तो सिर्फ पहाड़ ही दिखाई देता है, तो वो भी तो अगर सी की तरफ जाना चाहता है वो भी एक छोटी इन्वेस्टमेंट मांगता है, और वो इन्वेस्टमेंट आजकल ट्रेंड में है। इसीलिए आपका और हमारा काम जो है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि these are some of the clients who have shown about who bought these products to up to 80% both in Goa and even in these places। तो इसमें दो तीन लोकेशंस हैं, एक यहाँ पे मुंबई से थोड़ा सा आगे अभी हमने एक प्रोजेक्ट देखा जो है निरल, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। निरल में आपने पुराने नाम सुने होंगे, लोनावला हिल्स। हाँ, लोनावला किस लिए फेमस है? जैसे नॉर्थ में हमारे पास मसूरी है, वहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट है, और लश ग्रीन फॉरेस्ट होने के साथ साथ उसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलती है, साथ में आपको हिल व्यू मिलता है आईसी माउंटेन्स का। हाउएवर वो बेनिफिट मुंबई वालों को नहीं मिलता लोनावला में, बट वो रेन फॉरेस्ट होने की वजह से ग्रीनरी बहुत अच्छी मिलती है, तो उनके लिए वो एग्जिट है। अगर उनको कहीं जाना है तो वो लोनावला जाते हैं। लोनावला जैसी लोकेशन माथेरन है, बिल्कुल वैसी है, लश ग्रीन, थोड़ा सा है वो रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। उसी में एक छोटी सी जगह निकाल के 104 एकड़ पे एक निरल एक प्रोजेक्ट है, जिसकी रेंज अभी हमने 27.99 से शुरू होते हुए सुनी है। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। अब उसमें कोई सी का व्यू नहीं है, बट इसके थोड़ा आगे जाओ मुंबई, और ये तकरीबन 550-570 किलोमीटर पड़ता है मुंबई से लेके गोवा। इसके ऑलमोस्ट बीच में सबसे पहले आपको मिलता है अंजारले। अंजारले में एक छोटी सी रिवर आके यहाँ मिलती है, उस रिवर के पास ही ये प्रोजेक्ट है, और बिल्कुल सी पे है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपका विला भी ऐसा होगा कि वहाँ से सी दिखाई देगा। डिटेल्स जो है वो अभी आपको रवि देंगे। उसके थोड़ा सा आगे जाओ, उतना आगे नहीं बट अंदर हल्का सा मिलता है आपको डपोली। ये भी दोनों लोकेशन आपको सी व्यू के साथ मिलती हैं, दोनों में सिमिलर बेनिफिट्स हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं है, but if somebody wants to take a second home, even make a second income out of the rentals, he can do that here। और वो ऐसा इसलिए कर सकता है because the community that is being developed keeping in mind कि कुछ लोग आएंगे, थोड़े दिन रुकेंगे, वापस चले जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आएंगे, तो उनको आप एम्यूनिटीज़ दे दीजिए, उनको फन फ्री एनवायरनमेंट दे दीजिए और फैसिलिटीज़ दे दीजिए, और वो उसको एंजॉय करें, और 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में रिलैक्स होकर जब भी उनको वापस जाना है वो वापस चले जाएं। डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू अंजारले
और डपोली इज अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स। रास्ता जो है वो मुंबई पुणे हाईवे से कट के आता है। आप अंदर आते हो थोड़ा सा करीब 60-70 किलोमीटर आपको इस रास्ते से अलग चलना पड़ता है। सिमिलरली आप इधर से आओगे तो भी इतने किलोमीटर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आते हुए जो रास्ता है वो आपका डपोली होते हुए अंजारले आएगा, अभी जो करंट रास्ता है। अब इसमें जो एडिशन होने वाला है, जो जिसको हम कहते हैं कि इसमें इसके रेट कैसे बढ़ेंगे या इसमें मज़ा कैसे आएगा। गडकरी हैज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट। दैट ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ हिज, ही सेज, ये पूरी कोस्ट लाइन के साथ साथ यहाँ से लेके मुझे एक हाईवे बनाना है जो बिल्कुल इसके साथ साथ चलेगा, और वो हाईवे नहीं होगा, वो एक्सप्रेसवे होगा, ब्रॉड एक्सप्रेसवे। उसकी डीपीआर 2 बार सैंक्शन हो चुकी है, 2 बार कैंसिल हो चुकी है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बट आपको पता है हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं। अगर उन्होंने कुछ सोच लिया तो वो करके रहते हैं। तो ही इज़ पुटिंग दैट प्रोजेक्ट ऑन रोड। वो बनने में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, बिकॉज इट हैज़ मूव्ड नाउ। अब वो अप्रूव हो चुका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। अब वो नीचे एग्जीक्यूशन स्टेज पे आने की उसकी वेट है, राइट। जिस दिन वो बन गया तो आप यहाँ से यहाँ तक पहली बात तो डिस्टेंस कम कर देंगे, दूसरा आपका ट्रैफिक जो है वो यहाँ मूव करने लगेगा, लोग उस पर सिर्फ ड्राइव करने के लिए जाना शुरू कर देंगे, फिर उनको यहाँ पहुँचना बहुत आसान होगा, एंड देन द प्राइसिंग ऑफ दिस प्लेस इज गोइंग टू गो मल्टीफोल्ड। आपको जगह नहीं मिलेगी इन जगहों पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो एरियाज हैं एग्रीकल्चर लैंड के अलावा वो रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट हैं। आप माथेरन में, अभी हम नेरल की बात कर रहे थे, यश ने आपको बहुत क्लियरली बताया था, एक तरफ आपके बर्ड सेंचुरी है, दूसरी तरफ आपके रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है, सामने माथेरन हिल्स हैं, और वो पूरा एरिया है। मतलब वहाँ पे और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं है बहुत ज़्यादा। सो पीपल विल बी क्लोजर टू नेचर, एंड दैट इज़ द बेनिफिट दैट यू नीड टू इन्फॉर्म ऑल योर कस्टमर्स। मैंने लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसलिए समझाने की कोशिश की है बिकॉज आपको अपने दिमाग में पता होना चाहिए क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या है आपके लिए, कि ये पूरा एरिया जो है ये महाराष्ट्र है। दिस इज नॉट एनी अदर स्टेट, इट इज़ ऑल महाराष्ट्र। ये तीनों प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, ये रत्नागिरी में आता है, दोनों दापोली और अंजारले। नेरल आपका माथेरन में आता है। So you take it from that aspect and you be very clear when you inform the customer कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं और किस तरह की टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं, किस तरह के व्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल्स के लिए आई इनवाइट रवि, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस प्लीज। इसको मूव कर, अभी हमने निरल समझ लिया, कॉन्सेप्ट सेम है, प्लॉटिंग है, प्राइसिंग डिफरेंट है, और बेनिफिट्स ऑफ बाइंग डिफरेंट है। हाँ, सिमिलर भी है, डिफरेंट भी है। सिमिलर इन द सेंस कि हम प्लॉट की बात करेंगे, डिफरेंट इसलिए है कि टोपोग्राफी चाहिए। बायर्स कौन है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हालांकि उस पर भी बात की ही है। जो हमारे माथेरन एनसीआर के क्लाइंट जब आप बाहर कुछ खरीदते हैं, प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जाओगे ना, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो लोग आपसे बोलेंगे यार यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन एनसीआर में ही है यार, वहाँ जाने का क्या मतलब, हम यहाँ लगा देंगे, हम आप लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा, हाई राइज लो राइज सब कुछ है यहाँ पे लोगों के पास। तो फिर ऐसा क्या नया है जो यहाँ पे नहीं है, जिसके लिए आदमी वहाँ जाएगा? तो वहाँ का क्लाइंट एकदम अलग है। वो मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही है, बट उसका थॉट कहीं ना कहीं इस लोकल जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज की, उससे वो अलग कुछ चाहता है। वो एनसीआर के क्लाइंट जो अलग चाहता है, उसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं जब वो बाहर की बात करता है, या तो हिल्स हो या फिर बीचेस हो। तो गोवा चला जाता है। गोवा जब हम बेचते हैं तो हमारा 70-80% बायर गोवा का होता है। सिमिलरली दापोली और अंजारले भी यहाँ पे बीचेस हैं, तो यहाँ पे भी हमारा एक्सपीरियंस वही रहा है, 70% के आसपास बायर यहाँ पे भी एनसीआर का रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट तो है ही है, बिकॉज जो हमारी एक इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी है, कोलियस का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, कोलियस। तो उनकी एक रिसर्च है कि दापोली, अंजारले एंड माथेरन एज वेल, तो ये जो लोकेशंस हैं इन पे उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं कि ये
आने वाले 10 साल में 5x टाइम से अप्रिसिएट होगी, मतलब 5 गुना हो जाएगी। तो एप्रिसिएशन का जो थॉट है किसी बायर का वो तो है ही है, बट वहाँ पे दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अगर कोई हिल्स का थॉट रखता है कि भैया हिल्स के लिए किसी को ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है तो यू कैन पिक माथेरान प्रोजेक्ट। और बीचेस में किसी का अगर ज़्यादा क्लाइंट का इंटरेस्ट है तो आप दापोली और अंजाले, ठीक है। दापोली और अंजाले को हम लोग गोवा ऑफ टुमारो ही बोलते हैं, बिकॉज गोवा भी आप जानते हैं कि मेन पर्पज़ वहाँ पे वही है कि वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा कल्चर और एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग है, तो उसकी वजह से लोग जाते हैं। सिमिलरली ये भी कल का गोवा है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्राइस भी वैसे ही रखा है, बिकॉज गोवा में जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वैसे करके बेचते हैं, बट यहाँ पे हमारा टिकट प्राइस बहुत ही छोटा है। अच्छी बात यह है कि मतलब इतना, जैसे आपको मैं अगर ये दिखाऊँ, एक वीडियो दिखाता हूँ, ये हमारे दापोली का है। ये अगर आप देख पाए, अब अगर आप देखोगे ना इसमें, इधर समुद्र दिख रहा है आपको, और ये हमारा प्रोजेक्ट है दापोली। ये सभी चीजें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। दिस इज फेज 1 ऑफ दापोली। सामने आप देख रहे हैं समुद्र है, ये स्विमिंग पूल वगैरह सब ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर आप बीच जाते हो यहाँ से इस साइड से तो आपको 5-10 मिनट का वॉक है, आप बिल्कुल बीच में नहीं हो, इस साइड। हाँ, दापोली से, हाँ। तो अगर आप इसकी सराउंडिंग भी अगर देखोगे, जो अमेनिटीज है वो तो आप देख ही रहे हो, बट अगर अगल बगल भी आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपने एनसीआर की तरह यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, कोई बहुत घनी बस्ती, वैसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये कुछ वैसे एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। बहुत लिमिटेड लैंड पार्सल ही यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है, अंजारले में भी। जैसे माथेरान में भी एक बताया था आपको रिस्ट्रिक्टेड जोन है, सिमिलरली यहाँ पे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है उस दूर पे। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। यहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा टाइप की, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं अंजारले में, और लगभग 1000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे टर्टल रिडली फेस्टिवल होता है, which is ग्लोबली फेस्टिवल होता है इंडिया में, वो अंजारले में होता है। अंजारले में, वो ग्लोबली नोन है। अब मतलब मोटा मोटा ये अंजारले और दापोली में 20 किलोमीटर का ही अंतर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अंजारले ऑलरेडी ग्लोबल मैप पे है, दापोली भी कहीं दूर नहीं है, वो भी है। तो यहाँ पे बीच वाला क्लाइंट आपका जाएगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे वैसा नहीं कि आप किसी को वीडियो दिखाओ वो बोले कि यहाँ पे क्या है, तो यूएसपी घूम फिर के आपकी वही आ जाएगी कि यहाँ पे बीच है। इस सब के बाद इसमें बीचेस पे इतना लोगों का इंटरेस्ट होता है, इतना टूरिज्म जाता है कि दापोली में ऑलरेडी लेमन ट्री होटल आप लोग जानते होंगे, दैट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल इन दापोली। तो लेमन ट्री होटल वहाँ जाने का भी नोएडा में ये कितने साल पहले खुला होगा यहाँ पे, मुझे लगता है 5-6 साल हुए होंगे। 132 वाला, 135 वाला। बट अंजारले में वहां खुल गया जहाँ पे भी कोई बिल्डिंग नहीं, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा बहुत ज्यादा, बट होटल वहां पे आ गया बिकॉज लोग वहां पे आना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप उनको यही बोलिए कि आप देखो बीचेज है सर, वहाँ पे ग्लोबल टूरिस्ट आएंगे गोवा की तरह, अभी भी लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया है। होटल्स और होटल इंडस्ट्री ऑलरेडी वहाँ पे आना स्टार्ट हो गई है। तो आपने एक विला अपना बना के रेंट पे डाल दिया तो आपको रेंटल इनकम आती रहेगी, और जो आपकी लैंड कॉस्ट एप्रिसिएट होगी वो तो होगी ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो जो मैंने आपको बताया कि 10 साल में 5 गुना हो जाएगी, वो आप दो चीज़ें पिच करोगे उनको। ठीक है, डिटेल्स में प्रोजेक्ट की अगर मैं जाऊँ, अंदर क्या है, क्या साइजेस हैं, क्या प्राइस है, तो वो आपको बता दे रहा हूँ।
ये साइज है, इसमें एक साइज और अभी हमने ओपन किया है, वो आपको बताता हूँ। वो लगभग आ जाता है आपका ये 26 लाख हमने लिखा है, वो आ जाता है लगभग 19 लाख का, 1200 स्क्वायर फीट का है। वो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट, वो आता है आपका 18.99 लाख। ये साइज है। तो अभी साइज और प्राइस दो चीज़ें आपके पास हो गई है ना। पंजाली का भी लिख देता हूँ। और उस पे अगर आपको 1.7 की एफआर मिल रही है मतलब आफ्टर रेस्ट्रिक्शन, तो आप कंस्ट्रक्शन कितना कर सकते हो? 2000 इंटू 1.7 मतलब 3400 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मैं बना लूंगा। इट इज नॉट अ स्मॉल प्लेस। और मिल कितने में रहा है? 26 लाख रुपए। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सभी प्राइस है ना ऑल इन है। इसकी कॉस्ट भी इसी में है। मेंबरशिप फ्री है क्लब की लाइफ लॉन्ग। अब इसके बाद आपको प्राइस एक साल की कुछ याद, आपको इसमें कुछ याद ही नहीं रखना। प्राइस के बाद आदमी सवाल पूछेगा भैया इसमें क्लब के चार्जेस क्या हैं, इसमें पीएलसी क्या है, इसमें कॉर्नर का क्या है, इसमें रोड का क्या है। 50 चीज़ें प्लॉट में तो होती है ना, तो आपको बोलना है कि वो सब इंक्लूड है इसमें। वो नॉर्मली कई बार यहाँ पे भी बिल्डर्स अपनी स्कीम में इंक्लूड कर देते हैं, बट रजिस्ट्री कोई नहीं करता। बट हमारे यहाँ रजिस्ट्री के चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं इसमें, आपकी जो कॉस्ट हमने आपको बताई इसमें। तो इसके अलावा और कुछ नहीं देना। इसके अलावा वही दो चीज़ें बचती हैं जो आपको याद होगा अयोध्या वाले केस में जो नीचे लिखी थी, मेंटेनेंस आफ्टर पोजीशन, तो वो तो आपको देना पड़ेगा ना। तो सिर्फ वही जब तक मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूँ तभी देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। सोसाइटी तो फिर भी मेंटेन हो रही है। हैंड ओवर के बाद तो फिर देना ही पड़ेगा। आप बनाओ कितना जाता है? अब वो डिपेंड करेगा साइड टू साइड अभी क्लियर। इस पे जैसे क्लियर हो जाएगा बताएंगे, इस पे कम रहेगा थोड़ा सा। आप प्लॉट पे नहीं बना रहे हैं बट एमिनिटीज तो चल रही है ना, रोड तो बनी हुई है ना, साफ हो रही है ना। वो तो हाई राइज में भी होता है कि वंस पोजीशन इज स्टार्टेड मेंटेनेंस भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे भी होता है। तो दापोली के साइजेस हो गए, प्राइस हो गया। अभी बीचेस के फैसिनेशन जिसको है उसको आप ये अंजाले और दापोली बीच कर दोगे। जो पेमेंट प्लान उन्होंने अभी बताया वो इसमें भी है? नहीं, वो इसमें नहीं है। M90 इसमें नहीं है। इसमें रेगुलर प्लान है आपकी CLP है। आप इसमें पोजीशन मेंशन कर दीजिएगा। हाँ, पोजीशन मैं लिख देता हूँ। फैसिलिटीज वही है, 7 स्टार एमिनिटीज विद अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइप ऑफ एमिनिटीज इन टोटल कितने एकड़ का रहेगा ये? टोटल ये दोनों ये वाला मान के चलो दोनों 116 एकड़ है, 110 एकड़ वैसे करते हैं। मोटा मोटा 100 एकड़ आप पकड़ के चले। इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें पेमेंट प्लान दापोली है ना। पेमेंट प्लान ये है आपका 15% नाउ, 15% नाउ, मतलब 45,000 रुपये UI दिया। उसके बाद हम लोग अगले 3-4 दिन में प्लॉट एलोकेट कर देते हैं, तो वो 45,000 रुपये इसमें से डिडक्ट करके जो अमाउंट बनेगा वो 15% आपको देना है। तो 15% नाउ, उसके बाद आपका 20%, 20%, then 24, ये इसको फैब कर दूँ, फैब और अप्रैल। और ये आपको 25% अप्रैल, 24 और 40% on initiation of possession। ठीक है, तो ये मोटा मोटा 8 महीने का, 8 ही महीने बचे होंगे। अभी क्या है, दिसंबर,
हाँ अभी 8 मिनट। तो बस इतना टाइम है इसमें दापोली में। और जो हमारा अंजारले है, अंजारले में 12 महीने का है। जो अंजारले है, अंजारले का हम लोग बजट अक्टूबर में बोलते हैं और दापोली का जून में। बैंक्स भी लिख दो आपको, इसके बैंक से लोन है ना। HDFC से लोन है। पेमेंट प्लान अंजारले में अच्छा ही है, 15% लोन। अक्टूबर 2025 ये बजट है 5% जाएगी अक्टूबर में पेमेंट। वो भी रिफंड नहीं होगा, obviously. EOI amount If the customer doesn't go, 45 हाँ? K इसमें क्या ही तो कैश 100% रिफंडेबल। ठीक है, ले लेंगे 5-10%। टिकट साइज बहुत छोटा है इसलिए वो बेकार का ट्रांजैक्शन कर अगर वो एक साथ दे रहा है वैसे तब तो कुछ करेंगे, सारे रेसिडेंशियल प्लॉट है ना, केस टू केस डील करेंगे उस वाले इशू को। नहीं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कभी पूछा नहीं, मुझे भी कभी ध्यान नहीं रहा कि आपको बता था। हम लोग रेंज लिखते हैं 1800 से 2000, 2200 से 2400, 2400 से 2600। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि दोनों का रेट तो एक ही है, आप ये दो साइज क्यों लिखते हो? नहीं ऑब्वियसली पर स्क्वायर फीट में डिवाइड होके फिर उतना रेट बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। और कुछ और आइडिया कोई और? तो मैं 1800 से 2000 क्यों बोलूं? मैं 2000 ही तो बोलूंगी ना, 36 लाख का। मैं गैस मार सकता हूँ, दोनों का ये रेट पीएलसी का एडजस्टमेंट है, क्योंकि और अभी अगर प्लॉट plots कटे होंगे वो नहीं है 2400 एग्जैक्टली, होंगे। कुछ फिगर्स में कट सकते हैं ना। 1845 भी हो सकता है, 1945 भी हो सकता है। तो अभी वो साइजेस पता नहीं है एक्चुअल। तो प्राइस वही तो कह रहे हैं कि कॉस्ट कितने ऊपर का है। सही कह रहे हैं। रेट तो एक ही लिखा है। रेट 1895 का रेट और 1945 का रेट सेम कैसे हो सकता है? रेट हाँ, एक तो ही फिर लिखा। और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा? ये एक बीच का रेट है क्या, या फिर वो एक ही रेट है। मैं बता दूं आपको है क्या, हम लोग रेंज इसलिए लिखते हैं बिकॉज हम लोग ना, हमारे पास जो हमने अगर रेंज लिखी, आप पार्सली ठीक हो कि 1850 भी हो सकता है, 1825 भी हो सकता है और 1999 भी हो सकता है, 1995 भी हो सकता है ना, 2000 तक। बट वो जो साइजेस हैं प्लॉट्स के, वो हमने उतना एक्यूरेट नहीं रखा है कि वो 2000 तो 2000 ही होगा। वो रेंज है 1800 से 2000 के बीच में, कुछ भी हो बीच सकता है। में कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता ना। है। उससे आपके हो सकता है 2000 भी हो तो भी 26 लाख का है, हो सकता है 1945 तब भी वो आपका 26 लाख का हाँ, है। तब भी हो, लेकिन इसमें कोशिश हमने ये करी है कि वो आपको, अगर मैंने यहाँ पे रेंज लिखी 1800 से 2000, तो वो आपको 2000 के आसपास का साइज मिलेगा। मतलब 1800 का मिलना उसके चांसेस। बट ये आपने 1200 में क्यों नहीं किया है? 1200 से 1400 1200 से 1400 है, वो भी है 1200 से 1400 है। बट इसमें अगर मैं ये वाले नंबर्स लिख रहा हूँ तो एक तरीके से ये दिखाने का है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको एक्चुअल साइज मिलेगा वो इसके आसपास मिलेगा। ये छोटा साइज जानबूझ किस लिए लिखा है कि क्लाइंट को खुश करने के लिए हमने उसको 1800 बोला। बाद में अलॉटमेंट के टाइम में हमने बोला कि जो देखो 1800 का आपको रेट है ना, हम आपको इसी रेट में 1900 दे रहे हैं, 100 स्क्वायर फीट उसको बढ़ा के दे दिया, 150 स्क्वायर फीट बढ़ा के दे दिया, तो खुश हो जाएगा, बोलेगा यार। सो अभी मुझे कल पता लगा कुछ लोग इसको ऐसे भी बेच रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सर ये जो 2200 का साइज है, इसके साथ 200 स्क्वायर फीट आपको फ्री मिलता है। तो 1800 कह के आपने बेचा और बाद में आपने उसको 2000 दे दिया, तो बोले कि सर देखो हमने आपको 200 स्क्वायर फीट उसी रेट में फ्री दे दिया, बढ़ा के दे दिया। कुछ भी आप पिचिंग बना सकते हो, आप हमारे अवेलेबल कस्टमर हैं, ये है वो है, आपके लिए हमने करवाया है, फाइट की है, जैसा भी आपका कनेक्टिव क्लाइंट के साथ, वैसे करके आप वो पिचिंग कर सकते हो। वो आपको आसपास ऐसा कुछ है, बट वो अभी कंफर्म नहीं, मैं आपको बता दूँ। EMI वाली जो स्कीम है, EMI वाली वो कोई स्कीम नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर्स दिए गए हैं। जैसे आपने मान लिया 50 लाख का प्लॉट लिया तो 50% लोन हो जाएगा, 50% 60%, तो मान लिया 25 लाख का लोन हो गया आपका, तो 25 लाख का आपने एक टेन्योर ले लिया, 20 साल का आपने लोन कराया, तो उसकी जो EMI बनेगी आपकी, वो फिगर समझाने की कोशिश करेंगे कि लोन भी हो जाएगा और कुछ बहुत बड़ा टिकट साइज नहीं, बहुत ज़्यादा EMI आपकी नहीं जाएगी, एक छोटी सी EMI देके आपका एक एसेट बन जाएगा। EMI समझा नहीं क्या EMI वाला? लोन वाला EMI लोन की तो देना पड़ेगा ना। मतलब
ऐसे समझो कि वो जो EMI है वो बिल्डर नहीं ले रहा कि आप बिल्डर को डायरेक्टली कर लीजिए 5,000 10,000 देते जाओ बिल्डर को वो डायरेक्टली EMI बैंक से ही देंगे बट हम एक्चुअली EMI देगा वीडियो बना दी कोई ये नहीं हुआ ईयरफोन नहीं कुछ समझाने की कोशिश हुई है कि ईयरफोन छोटा सा अमाउंट 5-10,000 रुपए में ईयरबड आप ऑन कर रहे हैं तो वो समझाने की कोशिश है बेसिकली बहुत छोटी सी फिगर में आपकी एडजस्टमेंट बन जाएगी EMI जाएगी आपको इस प्लॉट में इस प्लॉट साइज इतनी जाएगी इसमें इतनी